नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चिकित्सा समुदाय को सुरक्षा देने से जुड़े महामारी संशोधन विधेयक को उच्च सदन में मिली मंजूरी। चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करना होगा गैर जमानती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार करने को लेकर राज्यों के साथ किया जा रहा है विचार विमर्श। दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर। राज्यसभा में चर्चा के बाद ध्वनिमत से मिली मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना महामारी के चलते बनी अभूतपूर्व स्थितियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम। आतंकवाद रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए सरकार। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने उठाई मांग। बीजेपी के नीरज शेखर ने सरकार से भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का किया आग्रह। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार को गैर जमानती बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के नुकसान की भरपाई की व्यवस्था करने वाले महामारी संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा ने आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक इस संबंध से जारी किया गया कि अध्यादेश की जगह लेगा। देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सक समुदाय की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। When we reviewed, we found that there were some minimal laws in some states with limited powers, and there was a need to add a legislation or a law at the central level which could ensure that there is some sort of a prohibitory mechanism which could put a stop to all these activities. स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार कर रही है और इस संबंध में राज्यों के साथ विचार विमर्श जारी है। सभी संबंधित जो विषय हैं जो कि शायद एपिडेमिक्स एक्ट में ना कवर होते हो या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ना कवर होते हो, उन सब के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम नेशनल पब्लिक हेल्थ पर बहुत प्रोएक्टिवली एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा वो निश्चित रूप से सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा से पारित महामारी संशोधन विधेयक 2020 में चिकित्सक समुदाय को सुरक्षा देने के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। साथ ही मारपीट और दुर्व्यवहार को गैर जमानती बनाया गया है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की कैद और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर स्वास्थ्य सेवा कर्मी के खिलाफ हिंसक कार्रवाई में गंभीर क्षति पहुंचती है तो दोषी को 6 महीने से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे मामलों की जांच इंस्पेक्टर रैंक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी करेंगे। जांच का काम 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इससे पहले महामारी संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने विचार रखे। We have ramped up the testing capacities of the country, and today we have more than 1,321 laboratories. But we should have a standardization and institutionalization of protocols required to deal with a pandemic or an epidemic, and both should be very clearly defined. The cases registered under the ordinance will be investigated by a police officer not below the rank of inspector. The investigation must be completed within 30 days from the date of registration of the affair. The inquiry or the trial should be concluded within 1 year. If it is not concluded within 1 year period, the judge must record the reasons for the delay and extend the time period. स्वास्थ्य कर्मियों को साथ लिया गया है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए।
इसी प्रकार दीपक जलाने को लेकर आपने बात कही, इसी प्रकार सेना ने अगर पुष्प वर्षा की है कोरोना वॉरियर्स को, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है भाई? इस बात के लिए सराहना ही की जानी चाहिए। और इस प्रकार का बिल लाकर जैसे सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। I think the government should have thought of a better legislation which would have provided protection to doctors and other personnel not only during the time of the epidemic. There are incidents, no doubt, but in normal circumstances there are even more incidents that we witness against the doctors, and therefore I think the government should have come up with a better legislation. इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश कोविड महामारी की वजह से पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति के कारण लाया गया था। उन्होंने कहा कि इसका असर लोगों के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। वित्त मंत्री ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि ये अच्छा काम कर रही हैं और अपने मकसद को पूरा करने में सफल रही हैं। Section 7 related, which is the financial creditor, 2,789 company cases had been resolved even before they got admitted into the NCLT. And this amount which got disposed in this resolution is 1,96,171 crores. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में कंपनियों और व्यक्तियों की इंसॉल्वेंसी का निपटारा करने की समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान है। यह विधेयक 2016 के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में और संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक के जरिए कोरोना महामारी और 25 मार्च से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय दबाव में फंसी कंपनियों को राहत दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे। What my case is a blanket protection by suspension of entire IBC framework will create burden and helplessness on the part of MSME creditors. Small creditors who have provided services to defaulting large corporations will be rendered helpless without the protection under the code. This will definitely punish a small trader like Ramlal. This IBC has resulted high recovery update. The second, release of locked capital. The third, the better credit discipline, faster resolution, easy exit. And it has left the positive impact, and overall ecosystem of the country is very good, sir. If you look at the government of India's assessment of the GST compensation, there was an element of compensation which is, or the compensation arising out of pandemic, and another one which for other reasons because of economic condition. If the government could decipher this particular thing, I am sure here the pandemic related stress could have been deciphered. मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो भी हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड कंपनीज हैं उनको अपने फाइनेंशियल्स को दुरुस्त करने में अपने आप को एक बेहतर करने का मौका मिलेगा। Complete destruction of value going against the interest of both the debtor and the creditors both. Besides delaying the whole process for up to 1 year, it takes away even the debtor's option of hastening restructuring process even if he or she wants. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को सांसदों की सुरक्षा को लेकर सदन में अपनी चिंता दोहराई। उन्होंने एक बार फिर सदस्यों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए
एहतियाती और उपचारात्मक उपायों को अपनाने की बात कही। सभापति ने सदन को बताया कि उन्होंने सदस्यों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के अधिकारियों के साथ एक और बैठक की है। Wearing the mask whenever you meet person outside your house, including outsiders working in your house. This is very, very important, please. Yeah. Second is safe distance, surakshita dur, whatever you call. That is essential till this Mahamari goes away. Wherever you meet anybody, anytime, this is very, very important. And third one is hygiene, maintain hygiene, washing your hands, cleaning them with Dettol or whatever it is from time to time, and keep yourself free from this any sort of infection. शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए। बीएसपी के राजाराम ने जम्मू क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार को इस मामले को देखने को कहा। वहीं बीजेटी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए और अधिक कड़े उपाय करने का मुद्दा उठाया, जबकि बीजेपी के नीरज शेखर ने भोजपुरी के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के चलते आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का मुद्दा उठाया। जम्मू में ओबीसी की आबादी आज करीब 35% है और वहाँ एससी की आबादी 17% है, लेकिन आज भी जम्मू में ओबीसी को 2% रिजर्वेशन है। एससी को 17% आबादी होने के बाद भी वहाँ पे रिजर्वेशन 8% है। मिनिस्टर होम अफेयर्स MOS किशन रेड्डी इज हियर, प्लीज टेक नोट। आपने अच्छा याद दिलाया, मैं था यहीं और सतीश चंद्र जी ने उस समय टेंशन भी था, तो he was the first speaker to raise and say because of scheduled caste and other reservations that are going to be made available, we are supporting the bill. This is what he has said. So Kishan Reddy ji, please take note of this and find out the actual situation. Is it administrative delay, waiting for the fresh census? What is the reason? Please. There are two more measures that we could actually do, which the Honorable Government is already doing. One is increasing international pressures on Pakistan, such as the Indo-US joint statement that was released a few days back. I'd request the government to also engage with the other G8 countries like UK, France, Germany, Italy, Japan and Canada for such measures going forward. ये 20 करोड़ भोजपुरी बोलने वालों की भावना से ये जुड़ा हुआ है सर। इस देश में करीब 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और करीब 7-8 करोड़ लोग विदेशों में बोलते हैं। ये भोजपुरी बोलने वालों की एक बहुत दिनों से एक भावना है कि उनकी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। मेरा सरकार से अनुरोध ये है, नंबर 1, एक टास्क फोर्स का गठन हो जो इस बात का अध्ययन करे कि कैसे ऑनलाइन क्लास छात्रों और उनके परिवारों पर गंभीर मानसिक तनाव डाल रही है। थैंक यू। केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श के बाद एक राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को तय करना चाहिए जिसमें ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के नियम और तरीके तय हो। उच्च सदन की पूर्व सदस्य नाजनीन फारूक को राज्यसभा में आज श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता नाजनीन फारूक विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं। उन्होंने उच्च सदन में असम का प्रतिनिधित्व किया था। दिवंगत पूर्व सांसद के सम्मान में सदन में मौन भी रखा गया। Social worker Srimati Faruqi was actively associated with many social and cultural bodies. She worked assiduously for the upliftment of poor and the downtrodden and took special interest in the welfare of women. In the passing of Srimati Nazneen Faruqi, the country has lost dedicated social worker and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Srimati Nazneen Faruqi. तो राज्यसभा समाचार में मेरे साथ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर टीना के साथ देखिए राज्यसभा न्यूज।